प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट अपने वीडियो में ये देखा था कि हम लोग बहुभुज वगैरह कौन कौन से होते हैं और इसमें एंगल कौन कौन से होते हैं, कोण जिनको कहते हैं, और इसके अलावा कितने तरह के होते हैं या सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को कौन कौन से बहुभुज देखने हैं। तो त्रिभुज चैप्टर में एक्चुअली जो बहुभुज है तो उसके बारे में हम लोगों ने एक आइडिया देखा था कि कौन कौन से बहुभुज हैं। इवन इसके बाद भी हम देख सकते हैं कि जैसे षटभुज के बाद सप्तभुज है या अष्टभुज है, ठीक है, जिनको हम हेप्टागनल और ऑक्टागनल वगैरह भी बोलते हैं। इसको पेंटागनल बोलते हैं, तो इसको हेक्सागनल बोलते हैं। इनको हम क्वाड्रेटल भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये चार भुजाएं हैं, क्वाड मतलब चार के लिए होता है। तो ये सारे बहुभुज हैं और इनमें हम लोगों ने कोण भी देखे थे कौन कौन से हैं। समान कोण भी हो सकते हैं, अलग अलग कोण भी हो सकते हैं, ठीक है। डिजाइन भी दूसरी हो सकती है, भुजाओं के बीच का कोण भी अलग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी और इसी के साथ और इसके आगे जो है बुक में भी यदि देखेंगे तो उसमें केवल एक्सरसाइजेज वगैरह दी हुई हैं जो कि आप लोगों को सभी को प्रैक्टिस करनी है और उसके बारे में ये देखना है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो वो एक्सरसाइजेस की जो स्क्रीनशॉट्स हैं तो वो ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर्ड हैं। तो आज हम लोग एक्चुअली नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है रेखीय समीकरण, ठीक है। तो रेखीय समीकरण पहले तो यहाँ डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो रेखीय समीकरण क्या होता है? समीकरण को एक्चुअली इंग्लिश में वैसे तो इक्वेशन बोलते हैं, या यदि दोनों को देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का एक तरीके से जो फॉर्मेट बोल सकते हैं, उसका जो लिखने का तरीका है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक एग्जांपल है ax + b = 0, ठीक है, ये हमने लिखा। तो इसमें अभी जो एक तरीके से यदि देखा जाए तो चर और अचर से मिलके हमारी एक समीकरण बनता है। वो रेखीय समीकरण भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल इक्वेशन भी हो सकती है, मतलब आपका बहुभुजीय वो समीकरण भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या चर और अचर दोनों तरीके के जो आप बोल सकते हो कि मान हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे मैंने यदि यहाँ पे लिखा 1 2 5 10 और एनी नंबर, कोई भी नंबर या संख्या हमने लिखी, तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू में आएगी, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब एक स्थिर वैल्यू। भाई अब एक खुद में जब एक वैल्यू है तो इसकी कोई वैल्यू तो बदल नहीं सकती है, इसलिए इनको कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। अब जो चर का मान होता है वो बदलता रहता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे a हो गया या x हो गया या b हो गया, अब इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 5 भी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि समीकरण या इक्वेशन कैसी कैसी है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। और एग्जांपल में मैं जैसे ये भी ले सकता हूँ कि 2x + ये आपका 5 = 0, ठीक है। तो यदि मैंने इक्वेशन 2x + 5 = लिया, तो यदि मैं देखूँगा तो 2x = -5 भी लिख सकता हूँ, फिर आपका x = -5/2 भी लिख सकता हूँ, जो कि आपका माइनस का 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये एक हमने रेखीय समीकरण देखा। ये इस तरह का एग्जाम्पल हमने थोड़ा सा इसीलिए भी लिया है
यहाँ पे आप देखोगे तो इंटीजर वैल्यू यानी कि आपका जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। यहाँ आप देखोगे तो ऋणात्मक संख्याओं का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ आप देखोगे तो ये आपका भिन्नात्मक संख्या का इस्तेमाल हुआ है, और उसको जो सरलतम रूप में बदला गया या उसका जो मान निकाला गया आगे की कैलकुलेशन करके, तो वो क्या हमारा दशमलव वाली संख्या भी इसमें आई। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू बदल रही है। यदि मैं 2x प्लस आपका 4 = 0 लिख दूँ, ये मैं मान लीजिए तो 5 की जगह मैंने 4 कर दिया, तो ये क्या आएगा, इधर का -4/2 आएगा, तो ये माइनस का 2 आएगा। ठीक है, या फिर यदि मैं यही इक्वेशन 2x - 4 = 0 कर दूँ, ठीक है, तो x = 4, 2x = 4, x = 4/2 करके, जो कि 2 दूनी 4 मतलब 2 से भाग जाएगा, तो ये भी आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो x मैं ले रहा हूँ, ये जो x मैंने लिया या इसके पहले वाला जो लिया, ये तीनों x की वैल्यू अलग अलग है, स्थिर वैल्यू तो है नहीं। तो यही अंतर होता है चर और अचर में। ठीक है, अच्छा, अभी और भी उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि मेरे पास मान लीजिए x रुपए हैं। ठीक, और किसी जो जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त के पास 5 गुना रुपए हैं, तो वो उसको क्या लिखेंगे हम, 5x। भाई 5 गुना मतलब 5 × x, उसको 5x भी लिखते हैं। ठीक, तो अभी मान लीजिए लेट्स सपोज मेरे पास यदि 10 रुपए हैं, तो इस मेरे दोस्त के पास कितने हो जाएंगे, 50 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके हमारी जो समीकरण है वो उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, या उसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि थोड़ी सी उसकी जो कठिनाई है, एक आसान समीकरणों से हम थोड़े से धीरे धीरे कठिन समीकरणों पर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के हम उदाहरण लेते हैं। इसमें मैं देखिए एक तो आपको इक्वेशन और भी बताता हूँ कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं या सिनेरियो हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन जो समीकरण है हमारा, जैसे मान लीजिए लिखा है कि किसी संख्या का 3 गुना और 11 का योग 32 है। ठीक है, तो किसी संख्या का 3 गुना मतलब 3x। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, 11 का योग 32 है, तो ये क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई, ये एक समीकरण बन गया कि किसी भी संख्या का 3 गुना और 11 का योग कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, 32 - 11 किया, करेक्ट है, तो ये कितना हो गया, 32 - 11 21 हो गया। तो x फिर कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये आएगा नीचे, मतलब कितना हो जाएगा, 21/3 हो गया, तो 7 × 21, पहाड़े भी इस्तेमाल हो गए, गुणा भाग भी इस्तेमाल हो गया, घटाना भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो ये रेखीय समीकरण, तो मतलब जो x की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 7। तो 7 का 3 गुना करोगे कितना आएगा, 7 × 21, उसमें 11 और जोड़ो तो कितना आएगा, 32। ठीक है, तो इस तरीके से समीकरणों को हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, आगे का चूंकि जो टॉपिक है वो है पक्षांतर। तो पक्षांतर में हमने आपको इन्हीं उदाहरणों में बताया है कि पक्षांतर कैसे होता है, कि जैसे मैं आगे का यहाँ पे उदाहरण ले लेता हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पक्षांतर मतलब जैसे मैंने मान लिया x
एक उदाहरण लिया है x + 5 = 0 है। ये बाएं हाथ का पक्ष हो गया, ये आपका दाएं हाथ का पक्ष हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके बोलते हैं। तो अभी पक्ष का अंतर कैसे करेंगे? ये जो बराबर का निशान है इसकी बहुत वैल्यू है इक्वेशन के समीकरणों के केस में। कैसे? कि जैसे मान लीजिए ये हमारा अभी अब x + 5 = 0 है, यहाँ पे हमारा प्लस का निशान है, तो मैं यदि दाएं तरफ भेजूंगा तो ये माइनस का निशान हो जाएगा, जो कि हमारी जब पहले संख्या 0 है तो वो 0 से घटेगा। अब 0 से घटेगा तो रहेगा तो फिर भी माइनस का ही, तो x की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी? -5। तो ये देखा कि हमने पक्ष का अंतर ऐसे ही होता है। तो ये तो हो गया जोड़ने का केस। जोड़ यदि होगा बाएं हाथ की तरफ में और यदि आप बराबर के दाएं तरफ ले जाओगे तो घटाने में आ गया। घटाने का होगा तो धनात्मक हो जाएगा, गुणा का होगा तो आपका भाग में चला जाएगा, वो संख्या जो है हर में चली जाएगी। ठीक है, अंश के जो दाएं हाथ की तरफ है वो अंश में ही रहेगी, लेकिन बाएं हाथ से जब दाएं हाथ में आएगी तो हर हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण भी मैं ले लेता हूँ ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे मान लो 5x है, 5x = 10, तो यदि मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये भाग में आ जाएगी। ठीक है, अब भाग में आ गई। ये मैंने संख्या इसलिए है ताकि पूर्णांक ही संख्या आए और समझने में भी आसानी रहे। तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें और भी आगे इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, जो कि इनसे जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा कठिन होगा। क्या? कि जैसे मान लीजिए कि 2 का गुणा किस में है? x - 1 में है, और इसमें क्या है? 10 - x। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यदि ब्रैकेट में जैसे x - 1 है और यदि बाहर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 का गुणा जो हमारा x - 1 है उसमें है। मतलब हम यदि तोड़ेंगे भी तो ये हमारा कैसे टूटेगा? 2 × x और 2 × 1 ऐसे टूटेगा। 2 का गुणा x में भी होगा और 2 का गुणा 1 में भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज। अच्छा, ये ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि ये जो 2 बाहर लिया गया था, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों मानों के लिए 2 को कॉमन निकाला गया था, कॉमन संख्या है। ठीक है, तो अभी इसको आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, 10 - x। अभी क्या करते हैं हम? पहले हम मान लीजिए 2 को हम दाएं हाथ की तरफ ले जाते हैं, तो 10 - x + 2, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में है। अब क्या करते हैं? अगले स्टेप में x को हम इस तरफ लाते हैं, तो 2x + x यहाँ माइनस में है। ठीक है, तो 10 + 2। ये हमने ऐसा क्यों किया? हमने जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू या अचर वगैरह अचर मान है उनको एक तरफ कर लिया, और जो चर वाली वैल्यू या मान है उनको एक तरफ कर लिया। मतलब ठीक है, तो अभी x में x यदि आप देखोगे तो ये जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? तो 2x + x एक्चुअली आपका 3x होता है, और 10 और 2 12 होते हैं। तो अभी ये कितना हो जाएगा? 12/3। यहाँ पे क्या पक्षांतर भी यूज हो गया, तो ये कितना हो गया? 12/3। तो 3 का भाग यदि हम 12 में देंगे तो 3 × 12, तो ये कितना आ गया आपका? 4। तो x की वैल्यू यदि हम 4 रखेंगे, तो यदि जैसे मान लीजिए हम डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं, तो 2 × 4 - 1, फिर यहाँ क्या किया हमने? 4। ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने जो 4 की वैल्यू निकाली है, यदि हम x की जगह पे 4 रखेंगे तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी देखिए तक कैसे। तो 4 दूनी ये कितना हो गया? 8।
ये कितना होगा, 2 एकम 2, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना आएगा 6, तो 6 इक्वल टू 6 आ गया। मतलब 4 एक ऐसी संख्या है इस समीकरण के लिए जिसके केस में दोनों ही पक्ष बराबर होंगे, चूँकि ये हमने निकाली ही है इसी से, ठीक है। तो इसमें पक्षांतर भी इस्तेमाल हो गया, प्लस आपका भाग भी इस्तेमाल हो गया, गुणा भी इस्तेमाल हो गया, कॉमन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें हमारे पास एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं, तो अभी के लिए हम केवल इतना ही देखते हैं। आप चाहो तो हमें एक बार और बता देता हूँ कि रेखीय समीकरण या समीकरण हम किस तरीके से लिखते हैं, चर और अचर क्या होते हैं, समीकरण में हम चर और अचर का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो भाग है, गुणा है, जोड़ है, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, इनको हमने देखा। और हमने भिन्नात्मक संख्या है उसको हल करके कैसे हम लोगों ने दशमलव में देखा, वो संख्याएं हैं, पूर्णांक कब आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमारा जो एक तरीके से कह सकते हैं कि तुलनात्मक समीकरण भी देखे, जैसे कि ये देखा था हमने कि मेरे पास यदि मान लीजिए 10 रुपये हैं और मेरे दोस्त के पास यदि 50 रुपये हैं या 5 गुने रुपये हैं तो उसके पास कितने रुपए हुए, तो ये सारी चीज़ें भी देखी हमने, इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि हम एक तरीके से यहाँ पे भी कह सकते हैं कि पक्षांतर वो समीकरण के केस में जब हमें किसी चर वगैरह के लिए मान निकालना होता है तो वो पक्षांतर करना ही पड़ता है, ठीक। तो वो करते किस तरीके से हैं वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे आज के वीडियो में देखी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखा कि हमें कैसे कैसे करना है, कॉमन वैल्यू, या इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फैक्टर के फॉर्म में थी, ठीक है। तो कॉमन वाली वैल्यू के साथ भी हम किसी भी ब्रैकेट वाली वैल्यू को कैसे गुणा करते हैं हमने ये भी देखा, पक्षांतर में देखा। फिर इसके बाद हमने इसको सिद्ध भी किया कि यदि हमारी कोई भी वैल्यू या मान निकला है तो वो वैल्यू या मान हम जिस समीकरण के लिए निकाल लेते तो क्या वो सही है, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था। फिर इसके बाद अभी एक्चुअली एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में जो आगे के हमारे टॉपिक रहेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।